नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। और खबर यह है कि कल यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में एक वोटिंग हुई। ये कोई इजराइल के खिलाफ या फलस्तीन के पक्ष में वोटिंग नहीं थी, न ही ये कोई हमास के पक्ष में वोटिंग थी। ये वोटिंग सिर्फ इस बात के लिए थी कि इजराइल जिस तरह से लगातार बमबारी कर रहा है, जिस तरह से फलस्तीन में हॉस्पिटल्स तोड़ रहा है, जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, जिस तरह से वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि खबरें बाहर ना आए, जो पत्रकार खबरें पहुंचा रहे हैं उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। एक पत्रकार का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि जब वो रिपोर्टिंग कर रहे तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है, बम गिरा के उनके घर के ऊपर। अगले दिन वो पत्रकार फिर फील्ड में थे। कई सारे डॉक्टर्स की हत्या की गई, डॉक्टर्स के पूरे पूरे परिवार की हत्या की गई। और इसके चलते गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। दवाएं नहीं हैं, वहां पर राहत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो यह फैसला करना था यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को यह फैसला करना था कि आखिर वहां कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए ताकि ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके, वहां दवा पहुंचाया जा सके, बच्चों के लिए खाना पहुंचाया जा सके और इस तरह की मानवीय सहायताएं वहां पर हो सकें। उसके लिए कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम की बात थी। जाहिर है इजराइल जैसा देश तो कभी भी इसके पक्ष में कोई कार्रवाई करता नहीं। वो तो अब एक और हॉस्पिटल दिखा रहा है और कह रहा है इस हॉस्पिटल के नीचे हमास ने अंडरग्राउंड अपना ऑफिस बनाया हुआ है। यानी वो इशारा कर रहा है कि एक और हॉस्पिटल पे वो बम्बार्डमेंट करेगा। लगातार वहां बम गिरा रहा है, बच्चों को मार रहा है। तो इजराइल तो खैर चाहता ही नहीं है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएन में एक ऐसा नक्शा पेश कर चुके हैं उस क्षेत्र का जिसमें फलस्तीन का नामो निशान नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं कि पूरी जो जियोनिस्ट विचारधारा है उसका मानना है कि देयर इज नो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो गाजा पट्टी से और वेस्ट बैंक से फलस्तीनियों को पूरी तरह से साफ करके पूरे इलाके पर जो अपना पिछले 50-60 सालों से अभियान चला रहे हैं फलस्तीनियों को मार के उनके गांव से बाहर निकाल के कब्जा करने का, उस कब्जे के अभियान को पूरा करना चाहते हैं। तो इजराइल तो ऐसा करता नहीं। और इजराइल के इस पूरे गंदे अमानवीय खेल में चूंकि अमेरिका उसके साथ है तो अमेरिका भी नहीं करता, ब्रिटेन जैसा देश भी नहीं करता, क्योंकि ब्रिटेन तो लंबे समय से अमेरिका का पिछलग्गू ही है। जो अमेरिका कहता है उसकी हां में हां मिलाता है इंग्लैंड। तो चलो इन देशों को तो नहीं करना था, लेकिन इनमें से भी फ्रांस जैसे देश ने इस ह्यूमैनिटेरियन जो अपील थी, जो ह्यूमैनिटेरियन प्रस्ताव था, मानवीय प्रस्ताव था, उसके पक्ष में मतदान किया। पूरे दुनिया के 120 देशों ने, 120 कंट्रीज ने इस बात के लिए मतदान किया कि गाजा में रोक दिया जाए युद्ध कुछ दिनों के लिए ताकि मानवीय सहायता पहुंच सके। भारत जो हमेशा से अहिंसा की बात करता रहा है, युद्ध विरोधी बातें करता रहा है, जिसने हमेशा फलस्तीन के अधिकार का समर्थन किया है। मैं आपको बताऊं कि आज भी हमारे विदेश मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी करके कहा कि फलस्तीन की आजादी के हम समर्थन में। आज भी हमास को जिन देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया उसमें भारत का नाम है। इन सब के बावजूद भारत ने यूएन में इस मतदान से बाहर रहने का निर्णय लिया। यानी ना तो ह्यूमैनिटेरियन मदद के पक्ष में किया और ना ही अमेरिका या इजराइल के पक्ष में मतदान किया। यह कैसा स्टैंड है? यह एक अजीबो गरीब स्टैंड है जो बताता है कि विदेश नीति आपके हाथ से ही निकल गई है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। हमास हमला करता है तो आप उसकी निंदा कर देते हैं। उसके बाद विदेश मंत्रालय का बयान आ जाता है कि हम फलस्तीन के पक्ष में हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री फलस्तीन के अधिकारियों से बात कर लेते हैं। उसके बाद गिफ्ट भेजा जाता है फलस्तीन के लिए, सहायता के लिए, और उसके बाद यूएन में जाके आप मतदान से बाहर बैठ जाते हैं। आप पक्ष ही नहीं ले पा रहे हैं। ना तो आप खुलकर इजराइल के साथ खड़े हो पा रहे हैं और ना ही खुलकर मानवीय सहायता के साथ खड़े हो पा रहे हैं। और उसमें स्थिति क्या हुई है ये देखिए। जो कहा जाता है मोदी जी का डंका बज रहा है, उस डंके की स्थिति देखिए आप। दक्षिण एशिया में जिस इलाके में हम रहते हैं उसके किसी भी हमारे पड़ोसी देश ने इस मामले में हमारे साथ मतदान से बाहर रहने का निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, चलिए उसको तो आप दुश्मन देश मानते रहे हैं।
तो पाकिस्तान ने तो प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन किया, अफगानिस्तान ने भी प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन किया, लेकिन जिनको आप अपना मित्र मानते रहे छोटे छोटे देश, नेपाल ने उस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, यानी मानवीय सहायता युद्ध रोकने के पक्ष में मतदान किया। भूटान, जरा सा देश, माना जाता था कि भूटान को तो भारत ही चलाता है, एक जमाने में भूटान में हमारा इतना असर था, उस भूटान ने भी आपके साथ वोटिंग नहीं की, उस भूटान ने भी मानवीय सहायता के पक्ष में वोटिंग की, श्रीलंका ने उसके पक्ष में वोटिंग की, बांग्लादेश ने उसके पक्ष में वोटिंग की, चीन ने तो खैर उसके पक्ष में वोटिंग की ही। यानी आप अपने ही इलाके में अकेले पड़ गए हैं, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। विदेश नीति का डंका बजने का जो मामला है, G20 में आप लोगों को बुला के करोड़ों खर्च कर दीजिए, लेकिन उसके बाद होता क्या है? कनाडा सिख आतंकवादियों के मामले पर आपके सामने आंखें तरेड़ता है, अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो जाता है, इंग्लैंड खड़ा हो जाता है, न्यूजीलैंड खड़ा हो जाता है, और दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो आपके साथ खड़ा होकर रहे। और आप एक बार वीजा बंद करते हैं और कुछ दिन बाद मजबूरी में आपको वीजा शुरू करना पड़ता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, खुलेआम कनाडा आरोप लगा रहा है। भूटान, जरा सा देश जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भारत की बात कोई सुने ना सुने, भूटान तो जरूर सुनता है। उस भूटान की स्थिति यह है कि वो चीन के साथ सीमा समझौता कर रहा है, आप उसमें कहीं नहीं है। श्रीलंका, एक जमाने में आपका इतना असर था, आज वो चीन के साथ समझौते कर रहा है, आप कहीं नहीं है। नेपाल, मतलब इतना करीब रहा है हिंदुस्तान के कि हमारे जैसे लोग जो नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास के हैं, वो तो नेपाल को अपने देश का बचपन में हिस्सा ही समझते थे, क्योंकि वीजा पासपोर्ट लगता नहीं था, आप साइकिल उठाकर, मोटरसाइकिल उठाकर चले जाते थे नेपाल में, अभी भी चले जाते हैं। वो नेपाल भी चीन के साथ समझौते कर रहा है, आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। मालदीव, जिसकी आपने हमेशा सहायता की, भारत ने हमेशा सहायता की, जब भी वहां कोई दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, चाहे वो कोविड का टाइम हो या उसके पहले का टाइम हो, भारत सबसे पहले वहां मदद पहुंचाने वाले में रहा है। आज स्थिति यह है कि मालदीव का जो विपक्ष है वो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है कि भारत की सेनाओं का, जो वहां पे भारतीय सेनाएं हैं, उनको वापस भेजा जाए और भारत के साथ समझौते खत्म किए जाए। तो कहां डंका बज रहा है आपका? आप घर में पार्टी करके, G20 करके बुला लीजिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, अच्छे होटल में ठहराइए, पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए उनके स्वागत में, अपनी तस्वीरें लगाइए, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद कौन है आज दुनिया में जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपके साथ खड़ा है? इजराइल फलस्तीन जैसे मामले में भारत हमेशा से फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है। आप कहते हैं इजराइल आपका दोस्त है, आप कहते हैं अमेरिका आपका दोस्त है। कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 14 महीने तक उनके ऊपर मुकदमा चलता है या जो कुछ भी होता है। उनमें से एक साहब की जो बहन है, वो जब आगे बढ़ती हैं, अपील करना शुरू करती हैं, तो दूतावास के लोग वहां पर जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन अंततः कतर उनको फांसी की सजा दे देता है। आरोप है कि इजराइल के लिए वो लोग जासूसी कर रहे थे। आप इजराइल को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन इजराइल आगे आकर यह स्वीकार भी नहीं करता कि ये लोग उसके लिए जासूसी कर रहे थे। आप अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं, सब जानते हैं कि खाड़ी के देशों में अमेरिका के अगर सबसे करीब कोई है तो कतर है। खाड़ी के देशों में अगर किसी देश का इजराइल के साथ सबसे अच्छा संबंध है तो वो कतर है। तो अमेरिका और इजराइल से अपनी दोस्ती के चलते दबाव बनवाकर आप कतर से अपने सैनिकों को भी रिहा नहीं करवा पा रहे हैं। पता नहीं क्या कोशिशें हो रही हैं, मुझे नहीं पता है। अगर सरकार उनको रिहा करवा देती है तो हम सब सरकार के आभारी होंगे, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि 14 महीनों में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिससे वो रिहा हो सकें। लोग कह रहे हैं कि दोषी होंगे तो रिहा कैसे होंगे? आप कैसे रिहा होने की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पता नहीं है। मैं याद दिला दूं, कल ट्विटर पे भी मैंने बहुत डिटेल में लिखा था। 1995 में बंगाल में पुरुलिया के पास हथियार गिराए गए थे, और एक दो नहीं, सैकड़ों AK-47 गिराई गई थी और कारतूस गिराए गए थे। नरसिंहा राव की सरकार थी और उस समय उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें एक ब्रिटिश नागरिक था, पीटर ब्लीच, बाकायदा गिरफ्तार हुआ। लाटविया के 5 लोग थे, सारे लोग गिरफ्तार हुए, कोर्ट में केस चला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई।
और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिस पीटर ब्लीच को बाकायदा आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसको राष्ट्रपति से क्षमादान दिलवाया गया। और उसके बाद उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, वो अपने जहाज में बिठाकर पीटर ब्लीच को आजाद करा के ले गए। और रूस के दबाव में लाटविया के जो 5 नागरिक गिरफ्तार हुए थे उनको भी रिहा कर दिया गया। यानी आपके देश के अंदर आकर जिन लोगों ने हथियार गिराया उनको भी रिहा कर दिया गया था। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों का अपराध अगर सिद्ध हो गया है तो सजा मिलनी चाहिए, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं पता है कि अपने नागरिकों को बाहर से हम कैसे बचा सकते हैं, बशर्ते बचाने की इच्छा हो, बशर्ते वैसे संबंध हो। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भाजपा की ही सरकार थी जिसने 5 ऐसे लोगों को रिहा कर दिया था जो विदेशी थे और जिनको भारत में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। मैंने आपको बताया कि पीटर ब्लीच को तो बाकायदा जहाज में, अपनी जहाज में बिठाकर तत्कालीन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो लेके गए थे। तो ये रुतबा हमारा क्यों नहीं हो सकता? अगर वाकई हमारा डंका बज रहा है तो ये रुतबा हमारा क्यों नहीं हो सकता है कि हम भी जाएं और कतर से अपने सैनिकों को अपने ही जहाज में बिठा कर लेते हैं? असल में रुतबा तब बनता है जब परमानेंट दोस्त होते हैं, और परमानेंट दोस्त तब बनते हैं जब हमें स्टैंड लेने आता है। यहां तो लोकल राजनीति आपको करनी है, स्थानीय राजनीति करनी है, और स्थानीय राजनीति में आपको हिंदू राजनीति करनी है, तो आप अपने ट्राल्स को पहले दिन से ही खुला छोड़ देते हैं कि फलस्तीनी बच्चों की जो हत्याएं हो रही हैं उसको वो सेलिब्रेट करें। दक्षिणपंथी ट्रॉल यहां पर आई एम विद इजराइल का नारा लगाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट था, एक साहब ने उस पर लिखा कि इस ट्वीट पर 2 ही तरह के कमेंट हैं, या तो हिब्रू भाषा में हैं जिसमें नेतन्याहू की लानत मलामत की गई है, उससे इस्तीफा मांगा गया है, और या फिर हिंदी में है जिसमें उसका समर्थन किया गया है। यानी नेतन्याहू के देश के अपने लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे दक्षिणपंथी ट्रॉल जो हैं वो नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। एक यति नरसिंहानंद है, वो इजराइल जाने को तैयार है। कुछ लोग हैं जो पहुंच जा रहे हैं इजराइल के दरबार में, उसके दूतावास के सामने, और वहां पर कह रहे हैं कि लाख करोड़ कितने लोग चाहिए, हम चलेंगे। ये लोग चीन नहीं जा रहे, ये लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जा रहे, मणिपुर का तो नाम ही मत लीजिए, लेकिन ये लोग इजराइल जाके लड़ने को तैयार हो गए हैं। ये सारा कुछ क्यों है? ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों के प्रति नफरत को भड़काना है ताकि चुनाव में ध्रुवीकरण हो सके। तो आप इंटरनेशनल पॉलिसी क्या बनाएंगे? इंटरनेशनल पॉलिसी की हालत यह है कि एक हीरोइन एक्टर कंगना रनावत, जो ना सरकार में किसी पद पे है ना पार्टी में किसी पद पर है, वो जाकर मिलती है इजराइल के राजदूत से और वहां पर कहती है कि भारत के लोग इजराइल के साथ हैं। यहां तक कहती है कि हिंदू भी वैसे ही उत्पीड़न झेल रहे हैं जैसे यहूदी झेल रहे हैं। कमाल की बात है। हो कौन भाई तुम? एक सिनेमा की हीरोइन हो, अब तो कह सकते हैं बाकायदा तेजस फिल्म की जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है, हम कह सकते हैं कि बाकायदा फ्लॉप हीरोइन हो जिसकी पिछली फिल्में नहीं चली हैं, यानी जनता तुम्हारी फिल्म तक देखना नहीं चाहती है, और तुम भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनकर जाकर बात कर रही हो, इजराइल के राजदूत से अंग्रेजी में बात कर रही हो, सारी दुनिया देख रही है उसको। ऐसे विदेश नीति चलेगी हमारी? अलाउ किसने किया उसको जाकर भारत की तरफ से बोलने के लिए? आज हालत यह हो गई है कि जिनको विदेश नीति पर बोलना है वो तो चुप है। उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं। आज यहां वोट दे आए, कल वहां वोट दे आएंगे, आज स्टैंड विद इजराइल कर लेंगे, कल फलस्तीन में सहायता भेज देंगे। उनका तो कुछ समझ में नहीं आता है। और जो ऐसे लोग हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं, जिनको सिर्फ सरकार की दलाली करनी है, हमारा मीडिया हो या कंगना रनावत जैसे लोग हों या ऐसे ही और सारे लोग हों, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चमचागिरी करनी है और दलाली करनी है, उसके लिए वो कितने भी नीचे स्तर पर गिर सकते हैं, मुसलमानों से अपनी नफरत में वो कहीं भी जाकर खड़े हो सकते हैं। वो भारत की विदेश नीति डिसाइड कर रहे हैं। और वो अगर भारत की विदेश नीति डिसाइड करेंगे तो डंका बजना छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ पिपीहरी होती है छोटी सी, सीटी बच्चे बचाते हैं, वो भी नहीं बजेगी। आपके डंके की आवाज इतनी कमजोर हो गई है कि भूटान नहीं पहुंच पा रही, नेपाल नहीं पहुंच पा रही, श्रीलंका नहीं पहुंच पा रही, बांग्लादेश नहीं पहुंच पा रही। आप अमेरिका और इंग्लैंड की क्या बात करेंगे? काहे का दोस्त है आपका अमेरिका और काहे का दोस्त है इंग्लैंड कि आपके ऊपर कनाडा ने आरोप लगाया कि एक सिख नागरिक की आपने हत्या कराई थी और
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, सारे के सारे आपके ऊपर ही दोष दे रहे हैं। कोई कनाडा को यह कहने को तैयार नहीं है कि तुमने यह आरोप कैसे लगाया। तो वो तो कनाडा के दोस्त हैं, आपके क्या दोस्त हैं? आपका दोस्त तो तब माना जाता जब वो आपकी तरफ से खड़े होकर कहते, कनाडा को कहते कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। आपका दोस्त तब माना जाता जब अमेरिका कतर को फोन करता कि तुमने हिंदुस्तानी नागरिकों को कैसे ऐसी सजा दे दी, तुरंत रिहा करके हिंदुस्तान भेजो। आपके दोस्त तब माने जाते जब हर मुद्दे पर वो आपके साथ खड़े होते। काहे के दोस्त हैं आपके कि आप बुलाते हैं G20 में, इतना स्वागत करते हैं, और जो बिडेन यहां से निकलता है और फिर दूसरे देश में जाकर, वहां पर वियतनाम में जाकर आपकी बुराइयां करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये दोस्त होते हैं? दोस्त तो वो होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है। ये इनमें से कौन से लोग आपकी मुश्किल में खड़े हुए हैं और क्यों खड़े होंगे? क्योंकि जानते हैं कि आप चाहे गले मिल रहे हों, चाहे हाथ मिला रहे हों, चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, ये सब आप अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। इसमें कोई व्यापक सोच, कोई समझ, कोई अंतर्राष्ट्रीय नीति है ही नहीं। असल में आप पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार हैं। आपके यहां ईडी जो है वो उनको नहीं रोक पाती जो करोड़ों लेकर निकल लेते हैं, बैंकों को चूना लगाकर आराम से अमेरिका निकल लेते हैं, उनको नहीं रोक पाती। कितने नाम गिनाइएगा, गुजरात के कितने हैं जो करोड़ों अरबों का चूना लगाकर भाग चुके हैं। जब चुनाव आता है तो खबर आने लगती है कि वापस आ रहे हैं, फिर जैसे रहता है वैसे ही सब कुछ हो जाता है। आप उनको नहीं रोक सकते। हां, अडानी पर जो सवाल उठाएगा उसको आप गिरफ्तार करने की बात करेंगे। महुआ मोइत्रा जब सवाल उठाएंगे तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच बिठा देंगे। राहुल गांधी सवाल उठाएंगे, उनकी मेंबरशिप खारिज करवा देंगे। ये सब आप करेंगे। जहां जहां चुनाव आएगा वहां वहां ईडी भेज देंगे आप। सेना के राजनीतिकरण का हाल यह है कि अब आप सेना से कह रहे हैं कि वो सरकारी योजनाओं का प्रचार करे, और सेना को क्या दे रहे हैं? अग्निवीर दे रहे हैं आप। जिस उम्र में लोग नौकरी शुरू करते हैं उस उम्र में रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे। आईएएस अफसरों को आप रथ प्रभारी बना रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने फिलहाल रोक लगा दिया है। तो आप सिर्फ चुनाव 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 जीतने के लिए आपने सारी संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, और उन संस्थाओं में दुर्भाग्य से विदेश नीति भी है। और यह शर्मनाक बात है कि भारत मानवीय सहायता के मामले में, युद्ध रोकने के मामले में स्टैंड तक नहीं ले सका। चलो आप अमेरिका के साथ ही जाकर खड़े हो जाते, आपका स्टैंड दिखता, दुनिया कह पाती कि आप युद्ध के पक्ष में हो। और अगर भारत की अभी तक की नीति का पालन करते हुए आप फलस्तीन के साथ खड़े हो जाते तो प्रस्ताव तो वैसे भी पास हो गया। 120 वोट मिले, प्रस्ताव वो पास हो गया। आपने वोट दिया तो भी, आपने नहीं वोट दिया तो भी प्रस्ताव पास होना तो तय था। लेकिन आप मोरली, नैतिक रूप से सर ऊंचा करके कह पाते कि हां, हम शांति के पक्ष में थे, इजराइल हमारा मित्र है, उसके बावजूद हम शांति के पक्ष में थे, हम युद्ध के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बाहर निकलकर वोट ना देना तय करके आपने यह दिखा दिया है कि डंका छोड़िए, आपकी जो सीटी है वो मणिपुर ना पहुंच पा रही है, ना भूटान पहुंच पा रही है, ना बांग्लादेश पहुंच पा रही है। और आपने भारत देश की अब तक के स्थापित सारी परंपराओं पर पानी फेरते हुए जो नया भारत बनाया है, उसके पास सच बात यह है कि एक बड़ा बाजार है जिसके चलते दुनिया उसको नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन परमानेंट दोस्त कोई नहीं है। जो अपने रास्ते से भटक जाता है, जो पुरखों के रास्ते से भटक जाता है, उसको न मंजिल मिलती है न रास्ता मिलता है। मैं फिर से अपील कर रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि कम से कम मानवीय सवालों पर, युद्ध रोकने के सवालों पर, अहिंसा के सवालों पर, हथियारों पर पाबंदी के सवालों पर जिस तरह से स्टैंड लेकर हम दुनिया में नैतिक रूप से हमेशा अपना आज तक सर ऊंचा रख सके हैं, उसको तो जारी किया जाए। बाकी जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि ये बात करनी जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की। अगर आपको लगता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो जरूरी है तो हमारे साथ जुड़िए। मैं पहले भी कह चुका हूं, हर बार कहता हूं कि आप जुड़ेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाएंगे और हमारी सहायता के लिए ज्वाइन करेंगे, मेंबरशिप लेंगे हमारी, तो वो ताकत हमको मिलेगी, वो हिम्मत मिलेगी कि हम पूरी ताकत के साथ सिर उठाकर सच कह सकें। बहुत शुक्रिया।